स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, कैसे आप लोग। आज हम आपका सोशल साइंस का वर्मा प्रेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम भाव। तो राष्ट्रवाद किसी देश की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यता आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो मेटरनिक ने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक ने की। अगला, जैविक युद्ध क्या है। जैविक युद्ध क्या है, जैसे कोरोना फैला था आपको पता होगा, उसी प्रकार यूरोपीय सैनिक जब अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ चेचक के कीटाणु को भी लाई। इसी चेचक की बीमारी ने यूरोप की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि अमेरिका इस रोग के प्रभाव और निदान से अभिज्ञ थे। परिणाम स्वरूप जो कार्य सेना को करना था चेचक की बीमारी ने कर दिया। भारी संख्या में अमेरिकी इस बीमारी से मारे गए। इसे ही जैविक युद्ध कहा जाता है। स्प्रिंग जेनी क्या है। तो जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाले एक मजदूर बहुत सारे तकलियों को घुमा देते थे और एक साथ कई धागे बना देते थे। यही है स्प्रिंग जेनी मशीन। बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, जैसे आपको पता होगा नदियों पे बांध बनाया जाता है, वही है बहुउद्देश्य नदी परियोजना। नदियों पे बांध क्यों बनाया जाता है, बहते जल को रोकने और जल की दिशा बदलने के लिए। बहुउद्देश्य परियोजना एक परियोजना होती है जिसमें एक ही परियोजना के तहत कई उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जाता है। देखिए हम जो है सोशल साइंस का टॉप 100 और टॉप 150 बना दिए, आप लोग उसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ऑब्जेक्टिव 30 में 30 सही हो जाएगा। जैसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पाद, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, ये सब बहुउद्देश्य परियोजना से है। तो नदियों पे जैसे बांध बना दिए तो बहुत सारा लाभ है उससे, यही है बहुउद्देश्य परियोजना। जैसे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, बोलिए आप लोग। भाखड़ा नांगल बांध। चलिए अब आगे देखिए, जनसंचार क्या है। एक होता है संचार, एक होता है जनसंचार, समझ गए। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, समझ गए। तो जनसंचार का अर्थ है एक बड़े समूह या जनता के साथ संवाद करना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी करता है। अब देखो संचार क्या होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचना पहुंचाया जाता है। भाखड़ा लागल परियोजना बताइए आप लोग, सतलज नदी पे बनाया गया था ये। लैंगिक असमानता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक असमानता क्या है, तो जब पुरुष एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे मनरेगा बोला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया, परंतु वहाँ सभा हुई तब उसने वहाँ पर गोलियाँ चला दी, जिससे सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई। समझ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना, इससे भारत भर में रोष की लहर फैल गई। अगला, वर्नाकुलर एक्सपर्ट्स संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। यह एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख था। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिला। सरकार ने प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबार पर कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था की। किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अखबार तथा छपाई की मशीन छीन ली जाती थी, मतलब जब्त कर दी जाती थी। चलिए आगे देखिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है। वनस्पति जगत में आता है पेड़ पौधे, प्राणी जगत में जंतुओं को रखा गया है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राणी जगत अपना भोजन के लिए दूसरे जीव या पेड़ पौधे पर निर्भर रखते हैं। वनस्पति जगत अचल होते हैं, माने स्थिर होते हैं, प्राणी जगत चल फिर सकते हैं। अब भारत में लगभग 49,000 प्रजाति पौधों की है और 5,000 जो है ऐसे पौधे हैं जो भारत में नहीं मिलता। उसी प्रकार जीव जंतुओं की 81,000 प्रजाति पाई जाती है भारत में। मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं। मोटे अनाज मतलब होता है मिलेट। मोटे अनाज, मिलेट से तात्पर्य है पहाड़ी, पथरीली या कमजोर उपजाऊ भूमि पर उगाए जाने वाले अनाज, जिसमें कुछ खाद्यान्न है और कुछ चारे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, मकई की गिनती मोटे अनाज में की जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है। प्राकृतिक गैस
यहाँ है बायोगैस। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल के साथ साथ बिना खनिज तेल के साथ पाई जाने वाली गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो गैस उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं बायोगैस। इसका उपयोग मुख्यतः प्रदूषण कम करने के लिए, परिवहन तथा घरेलू कार्य में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू उपयोग में किया जाता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का समाप्य तथा परंपरागत साधन है, ऊर्जा का असमाप्त संसाधन है। जातिवाद के दुष्परिणाम क्या है? तो निम्नलिखित कारणों से सामाजिक असमानता या जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है। सामाजिक असमानता या जातिवाद से ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है। एक जाति का दूसरे जाति के द्वारा उत्पीड़न व शोषण होता है। यह वातावरणीय लोकतंत्र के लिए बड़ा बाधक है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण जनता विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है, जिसमें अनेक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और देश की एकता नष्ट हो जाती है। सामाजिक असमानता या जातिवाद के कारण लोग वोट भी इसी आधार पर देते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। जातिवाद मतलब क्या हुआ? अपना जाति को दूसरे की तुलना में बड़ा मानना। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? खनन, मतलब ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, जैसे खनन, कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, ये सब है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें जो है विनिर्माण क्षेत्र आएगा, जैसे चीनी बनाना, कागज़ बनाना, कपड़ा तैयार करना। ये प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके हम लोग के लिए जरूरी वस्तु बनाता है। तृतीय क्षेत्र क्या है? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसमें क्या आएगा? वकालत, डॉक्टर, बैंक, यातायात, संचार, ये सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। आगे, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? लोगों द्वारा चुने गए सदस्य देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वही लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होता है और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासन को बदल सकता है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार है। चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानून और नागरिक अधिकार को सीमा में रहते हुए काम करती है। चलो आगे देखते हैं। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मन संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट सांसद में मिले। इसका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसका योजना असफल हो गया। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। चलो आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 में चला था, बाद में ये असफल हो गया और रॉलेट एक्ट के बाद इसको स्थगित भी किया गया। तो क्या किया गया? देखिए, योग्य नेतृत्व का अभाव। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोनों कोनों में फैल गई। लोगों ने अति उत्साह से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भाग में योग्य नेतृत्व के अभाव में सही दिशा से भटक गए। आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखिए, उसमें 30 में 30 ले आइए, टेंशन खत्म। आर्थिक कारण, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया तथा लोगों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की अपेक्षा काफ़ी महंगी थी, गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, अतः जल्द ही बहिष्कार की उमंग फीकी हो गई। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से नई समस्या पैदा हुई। स्कूल, कॉलेज, अदालत का बहिष्कार तो किया गया, लेकिन वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी पुनः स्कूल में लौट आए तथा वकील दोबारा अदालत में दिखाई देने लगे। हिंसा का मार्ग अपनाना, यद्यपि आंदोलन का प्रारंभ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति चोरी कांड के रूप में हुई। उग्र आंदोलनकारी ने थाना में आग लगा दी। गांधी जी योजना असफल हुई तथा उन्होंने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप में लड़ा था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में देखे गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किया गया। क्यों महसूस किया गया? चलिए देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किए जा सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव, नए राष्ट्र का उदय, युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। राजशाही का अंत, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की में राजशाही का अंत हुआ। आर्थिक प्रभाव, विश्व अर्थव्यवस्था का असर, युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अमेरिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। व्यापार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। सामाजिक प्रभाव, जनसंख्या में कमी, लाखों सैनिक और नागरिक की मृत्यु हुई, जिससे जनसंख्या में भारी कमी आई। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने का अवसर मिला, जिससे समाज में बदलाव आया। उपनिवेशों पर प्रभाव, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत सहित कई उपनिवेशों में स्वतंत्र आंदोलन को बल मिला। औपनिवेशिक शक्तियों की कमजोरी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्तियाँ कमजोर हो गई।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशन की स्थापना, विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। उदाहरण, भारत युद्ध के दौरान भारत से सैनिक और संसाधनों की मांग बढ़ी, युद्ध के बाद स्वतंत्र आंदोलन तेज हुआ। अमेरिका, युद्ध के बाद अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरे विश्व में अनुभव किया गया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जन साधारण में जागृति का विकास हुआ। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन तक पहुंचाना आसान हो गया। मुद्रण से जन साधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च समर्पण करने की प्रेरणा मिली। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जिसे आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, और उसका गीत वंदे मातरम भारत के जन सामान के लिए स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया। अतः मुद्रण संस्कृति के विकास ने भारतीयों के आत्मगौरव और देश प्रेम को जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर ले गया। रबी और खरीफ फसल, इसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं। रबी फसल, इसकी जो बुआई होती है ये अक्टूबर नवंबर में होता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ये जाड़े की फसल है। इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, तिल, अलसी ये सब आएगा। खरीफ फसल, इसे वर्षा ऋतु में माने मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? गेहूँ, चावल मतलब धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, कैसे? तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के एक स्रोत को प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये स्वच्छ भी है। ये सब आप लोग याद कर सकते हैं, समझ गए? चलिए, ये आपका सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। धन्यवाद।